हेलो सीबीएसई क्लास 9 साइंस चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज क्या क्या देखने वाले हैं। आज एटॉमिक मॉडल के ऊपर बात होगी। पूरा पूरा एटॉमिक मॉडल देखेंगे। आज देखो हमने समझ रखा है कि मैटर, किसी भी मैटर की बात करें वो लाखों करोड़ों एटम से मिलकर बना होता है। और याद करो जॉन डेल्टन ने क्या कही थी कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल। मतलब एटम तो भैया बहुत छोटे होते हैं, अब उसको आप और फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। ये जॉन डेल्टन ने कहा था ना। लेकिन हमने फिर क्या देखा कि नहीं, एटम को फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, एटम में से और भी पार्टिकल निकाल सकते हैं बाहर। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स की बात करी थी। उनको किसने डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर किया, वही बात कर रखा था फर्स्ट लेक्चर के अंदर। ऊपर में आई बटन में डाल रहा हूं, देख के आ जाना, बहुत मजेदार था वो लेक्चर। अब समझते हैं। अच्छा, एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स है, ये तो हमने देख रखा था। ये कैसे अरेंज्ड है एटम के अंदर, इसके ऊपर साइंटिस्ट ने सोचा कि कैसे अरेंज्ड है, कैसे अरेंज्ड है। तो अलग अलग साइंटिस्ट आए, अपनी अपनी थ्योरीज रखी। सबसे पहले थॉमसन साहब आए थे, जे थॉमसन उनका नाम था। उन्होंने अपना एटमिक मॉडल दिया कि भैया एटम ऐसा दिखता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स ऐसे इस तरीके से बात रखा। लेकिन कहीं ना कहीं उनसे कुछ गलती हो गई थी एटमिक मॉडल में, जिसको हम देखेंगे ड्रॉबैक। क्या था उनका ड्रॉबैक? उसके बाद फिर रदरफोर्ड को आना पड़ा। रदरफोर्ड और उनके टीम ने मिलकर कुछ और डिस्कवरी करी। उन्होंने थोड़ा और सुधारा कि एटॉमिक मॉडल आप जैसे बोल रहे हो थॉमसन साहब ऐसा नहीं है, ऐसा दिखता है। उन्होंने अपनी बात रखी, फिर वो भी कहीं ना कहीं फेल कर गए। उनके ये मॉडल फेल कर गए, जिसको हम लोग देखेंगे ड्रॉबैक के अंदर। उसके बाद बोहर साहब आए। कौन? हमारे नील बोहर आए। उन्होंने भी कुछ एटम की बात रखी जो कि सही थी, कुछ हद तक सही थी, लेकिन अब उसमें भी कुछ गलती थी। लेकिन हमको 9th लेवल पे वो नहीं देखनी होती है। बस उन्होंने क्या क्या बात रखी एटम के ऊपर कि वो कैसा दिखता है, वो लगभग 90% वो सही था। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन ने क्या बोला, जो हमारा एटम है वो भैया प्लम पुडिंग मॉडल की तरह है, एक हमारी वाटरमेलन की तरह है। वाटरमेलन देखियो ना आप, क्या आपने क्या देखते हो वाटरमेलन में रेडिश पार्ट जो होता है, जो फ्लेशी पार्ट होता है रेडिश, उसको हम लोग खाते हैं भैया। उसमें जो बीज लगी होती है ना, ब्लैक ब्लैक सीड्स जो होती हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, वैसे तो खाते नहीं है, फेंक देते हैं ना, नॉर्मली तो ऐसा करते हैं। तो उसने क्या कहा, जो रेडिश पार्ट होता है वाटरमेलन का, उसको आप प्रोटॉन समझ लो। मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हर जगह स्प्रेड है। समझ में आ रहा है? उन्होंने क्या बोला कि पॉजिटिवली पार्ट हर जगह स्प्रेड है, और रेडिश पार्ट, और उस रेडिश पार्ट में कहीं कहीं पे आपको जो है इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड दिखते हैं। वो जो सीड आप देखते हो उनको एज अ, उन्होंने इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया। समझ रहे हो बात? यहाँ पे देखो, जैसे इधर देखो, उन्होंने बोला कि जैसे मान लो ये हमारा वाटरमेलन है, तो रेडिश पार्ट होगा यहाँ पे इस तरीके से, हमारी जो है ये पूरी रेडिश पार्ट ऐसा 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 होगा। इसको उसने इसको बोला उन्होंने कि ये पॉजिटिव रीजन है एटम का, ये पूरा एटम का पॉजिटिव, जिसमें मतलब यहाँ पे आपको प्रोटॉन्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे देख रहे हो जो येलो येलो देख रहे हो, ये आपकी इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो कि उनको उन्होंने कंपेयर करा सीड की तरह। उन्होंने क्या कहा कि हमारी एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये देखो, उन्होंने कहा था कि हमारी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। देखो, एटम न्यूट्रल कब हो सकता है? जब उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हो उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो, तो हमारा एटम न्यूट्रल हो सकता है। देखो, इलेक्ट्रॉन की चार्ज नेगेटिव होती है, प्रोटॉन की चार्ज पॉजिटिव होती है। जब जितने इलेक्ट्रॉन भैया उतने ही प्रोटॉन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो एटम हमारा न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब कोई सी भी चार्ज उस पर नहीं रहेगी। तो ये बात थॉमसन ने सही कही थी, ये बात थॉमसन ने सही कही थी कि एटम न्यूट्रल है। लेकिन जो उसने कहा कि प्रोटॉन हर जगह स्प्रेड है भैया, और उसके कहीं कहीं पे जो है छोटे छोटे स्पेसेस पे कहीं पे आपको इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड दिखते हैं, ये चीज उन्होंने गलत कही। बिल्कुल, ये उन्होंने गलत कहा था। तो यहाँ पे देखो वही बताया गया है कि जैसे डीमेरिट्स ऑफ थॉमसन्स मॉडल, तो उसने उन्हें क्या कहा, हिज मॉडल कुड नॉट सेटिस्फाई द फैक्ट प्रपोज्ड बाय रदरफोर्ड। बेसिकली थॉमसन के बाद रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करा था, जिसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो उस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया कि जो थॉमसन बता रहे थे, जो थॉमसन की थ्योरी थी कि जो हमारी प्रोटॉन हर जगह स्प्रेड है, और उसमें कहीं कहीं पे जो है आपकी सीड की तरह, जिस तरीके से वाटरमेलन में सीड है वैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, तो ये चीज गलत था। देखते हैं कि रदरफोर्ड ने ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट किया। तो यहाँ पे देखते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। उन्होंने क्या किया मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन द थीन गोल्ड फॉइल। इसको पढ़ेंगे अच्छे से, पहले यहाँ देखो उन्होंने क्या किया, समझते हैं। तो इस जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उस एक्सपेरिमेंट को अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। उन्होंने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया। अच्छा से देखो, यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया, और यहाँ से क्या किया उन्होंने, अल्फा पार्टिकल्स को निकाला। किसको? अल्फा पार्टिकल। देखो अल्फा पार्टिकल्स कैसे होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स है जिन पे +2 का चार्ज होता है, और इनकी जो मास होती है वो प्रोटॉन के मुकाबले 4 गुना ज्यादा होती है। मतलब भैया प्रोटॉन तो खुद ही में बहुत भारी होता है, और प्रोटॉन से भी ज्यादा भारी होता है हमारी अल्फा पार्टिकल्स। प्रोटॉन से 4 गुना ज्यादा भारी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को लिया, बीच में क्या डाला, गोल्ड फॉइल। मतलब गोल्ड फॉइल समझते हो ना भैया, जैसे हमारा एल्यूमिनियम फॉइल होता है, जिस तरीके से खाने को रैप करते हो ना, हमारे एल्यूमिनियम फॉइल होती है, सिल्वर कलर की होती है, उस तरीके से गोल्ड का फॉइल है कि आपकी गोल्डन कलर की होगी, उसको लिया उन्होंने। और क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दिया। क्या लगा दिया? एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जो कि बना हुआ था बेसिकली जिंक सल्फाइड का। ये आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है कि जिंक सल्फाइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसपे कि अगर कोई रेडियो एक्टिव सोर्स पड़ता है ना, तो वो चमकने लगता है। उसलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जिंक सल्फाइड को लिया था। तो क्या देखा गया, बेसिकली आपको बता दूं कि देखो पहले यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि उन्होंने गोल्ड फॉइल को क्यों लिया। गोल्ड फॉइल के अलावा कुछ और भी ले सकते थे भैया, एल्यूमिनियम फॉइल ले सकते थे, सिल्वर फॉइल, गोल्ड, और दूसरे कुछ भी ले सकते थे। गोल्ड को क्यों लिया? गोल्ड जो है उसकी ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो बहुत अच्छे से मेलेबल है।
मेलेबल मतलब क्या, गोल्ड की मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया है भैया, कि उसको आराम से पीट पीट के शीट की तरह बहुत पतला से पतला शीट बना सकते हैं। इसको बोलते हैं मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी, जो कि हर जितने भी मेटल्स होते हैं सब शो करते हैं, लेकिन गोल्ड जो है, गोल्ड और सिल्वर जबरदस्त शो करते हैं। तो गोल्ड को लिया गया चूंकि मेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, उसकी आराम से पीट पीट के बहुत पतला से पतला बना सकते हैं, बहुत पतला कर सकते हैं। तो जितना पतला होगा उतना अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, उतना ही मजा आएगा। तो यहाँ से क्या कि अल्फा पार्टिकल जब स्ट्राइक किया गया तो क्या देखा गया, जैसे अल्फा पार्टिकल टकरा है इस पे, तो कुछ तो ऐसे डिफ्लेक्ट कर गए, कुछ जो ऐसे 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 डिफ्लेक्ट कर गए, कुछ अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट निकल गए। देखो मतलब लाखों करोड़ों अल्फा पार्टिकल्स को भेजा गया, एक यहाँ तो आपको एक रे दिख रहा है ना, इस तरीके से बहुत सारे रेस थे अल्फा पार्टिकल, लाखों करोड़ अल्फा पार्टिकल्स भेजे गए थे। तो कुछ तो आपके कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट कर गए ऐसा ऐसा, कुछ अल्फा पार्टिकल आपके जो है देखो स्ट्रेट निकल गए, मतलब जैसे आए वैसे ही निकल गए, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि पीछे की तरफ कुछ एंगल में रिफ्लेक्ट कर गए, और कुछ तो एकदम स्ट्रेट लाइन में निकल गए, देख रहे हो, मतलब 180 डिग्री के लाइन में जैसे आए वैसे ही निकल गए। तो ये सब चीज जो है उन्होंने परफॉर्म करा, किसने, रदरफोर्ड ने। अब ये परफॉर्म करने के बाद वो शॉक्ड रह गए थे, क्यों? आप खुद सोचो, मैंने यहाँ पे क्या बोला कि अल्फा पार्टिकल की चार्ज होती है +2, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखो थॉमसन ने क्या कहा था कि हमारी जो एटम है भैया, उसमें मैक्सिमम स्पेस जो है, मतलब आपने क्या देखा, पूरा रेडिश पार्ट जो होता है जिस तरीके से वाटरमेलन है, तो मैक्सिमम पार्ट जो है उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट है, जो कि पॉजिटिव चार्ज है। अब खुद सोचो, अगर एटम के मैक्सिमम पार्ट में प्रोटॉन प्रेजेंट होता, तो क्या हमारी ये अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास कर पाती? आप खुद बोलो, अगर एक पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के पास लाया जाए, दोनों रिपेल मारेंगे, या कि नेगेटिव को नेगेटिव पास लाओगे तो रिपेल करेंगे एक दूसरे से, क्या है वो दूर जाना चाहेंगे। तो आप देखो यहाँ पे, यहाँ तो कुछ अल्फा पार्टिकल तो स्ट्रेट निकल गए ना, स्ट्रेट कैसे निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल आपके देखो यहाँ पे कुछ एंगल पे बेंड कर गए। अगर आप सोचो आपका एक एटम होता, और एटम के मैक्सिमम स्पेस में अगर प्रोटॉन्स होती, तो क्या होता, सारे के सारे बाउंस कर जाते, मतलब मुश्किल से एक आधी पार करते, लेकिन मैक्सिमम तो बाउंस कर जाता, लेकिन मैक्सिमम जो है वो बाउंस बैक नहीं किया। ये देखा गया कि 12,000 में से, मतलब 12,000 अल्फा पार्टिकल भेजे गए, उसमें से एक आध दो ही कुछ ऐसे होंगे जो बाउंस बैक किए, बाकी तो मैक्सिमम तो निकल गए, उल्टा ही हो गया। मैक्सिमम को नहीं निकलना था अकॉर्डिंग टू थॉमसन, लेकिन जब परफॉर्म किया गया तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स निकल गए, एक आधी जो है 12,000 में से, 20,000 में से एक आधी आपके जो है बाउंस बैक किए, उल्टा ही हो गया। तो यहां से उन्होंने बोला कि थॉमसन, आप जो बोल रहे हो वो गलत हो, आप जो बोल रहे हो कि प्रोटॉन प्रेजेंट है मैक्सिमम पार्ट में एटम के, हर जगह स्प्रेड है, वो ऐसा नहीं होता है, हर जगह प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है एटम के। देखो यहाँ पे, ये देखो रदरफोर्ड ने, एक तो मैंने आपको बताया क्या किया, उन्होंने गोल्ड फॉइल को लिया था। गोल्ड फॉइल क्यों लिया, क्योंकि वो जो है उसकी मेलिबिलिटी बहुत ज्यादा है, मतलब उसको पीट पीट के बहुत पतला, देखो थाउजेंड्स टाइम थिकर, मतलब एक एटम की थिकनेस की बात कर, एटम से जो है आप हजार हजार गुना ज्यादा उसको पतला कर सकते हो, बहुत पतला कर सकते हो। इससे रिजल्ट बढ़िया देखने को मिलता है। हमने अल्फा पार्टिकल की बात की कि अल्फा पार्टिकल आपने क्या देखा, उन्होंने क्या किया, जो बेसिकली मैंने बोला कि उसकी चार्ज +2 होती है, अल्फा पार्टिकल जो चार्ज होती है वो +2 होती है। और आपने क्या देखा, जिस तरीके से हीलियम की चार्ज होती है ना +2, जिस तरीके से हीलियम की होती है चार्ज, उस तरीके से अल्फा पार्टिकल की भी चार्ज +2 होती है, और उसकी मास जो है प्रोटॉन से 4 गुना ज्यादा भारी होती है। जितना मास प्रोटॉन का होगा उससे 4 गुना ज्यादा भारी हमारी अल्फा पार्टिकल्स होगी। और उसके बाद कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, उसके पास इतना एनर्जी होता है कि वो उस रेतते मतलब क्या, कि अल्फा पार्टिकल आराम से पार करते हुए निकल जाए, अगर उसके पास कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी है। अब देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में बात करते हैं, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये क्या है, देखो गोल्ड फॉइल, देखो स्ट्रेट पास कर गया, यहाँ भी देखो ये वाली स्ट्रेट पास कर गई, इसको देखो स्ट्रेट पास कर गई, इसको देखो स्ट्रेट पास कर गई, इसको देखो, तब क्या देख रहे हो, मैक्सिमम तो स्ट्रेट पास कर गया, उल्टा ही हो गया भैया। जैसे बताया ना, थॉमसन कुछ और कह रहा था, उनके अकॉर्डिंग पास नहीं होता, मुश्किल से एक आधी पास होता है, मैक्सिमम पास कर गया भैया। तो यहाँ से रदरफोर्ड का तो दिमाग चकरा गया कि थॉमसन गलत बोल रहा है, हर जगह प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है, नहीं तो पास नहीं कर पाता, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल मारेंगे तो कैसे पास कर जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ पे देखो, जब ये देखा कि अल्फा पार्टिकल पास कर जा रहे हैं, तो इससे उन्होंने बताया कि मोस्ट स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी। एटम का मैक्सिमम स्पेस, मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है, तो एटम खाली है, मतलब कंप्लीटली खाली नहीं है, मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम का खाली है। लेकिन थॉमसन क्या बोल रहा था कि एटम बिल्कुल खाली नहीं है भैया, एटम जो है पूरा एकदम, उसके हर जगह प्रोटॉन प्रेजेंट है, और कहीं कहीं पे जो है सीड की तरह इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। अब देखो, उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वे डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल। तो स्मॉल एंगल से, जैसे यहाँ पे बताया आपको, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मान लो ये सब एटम्स है, ठीक है, ये देख रहे हो, ये गोल्ड फॉइल के एटम्स होंगे। जाहिर सी बात है भैया, गोल्ड फॉइल हमने लिया है, गोल्ड का शीट लिया है, तो उसमें तो गोल्ड के बहुत सारे एटम्स होंगे ना, आपके बहुत सारे होंगे। गोल्ड का क्या होता है सिंबल, आपका AU होता है, तो AU बहुत सारे ऐसे एटम्स होंगे भैया, तो ये सब एटम्स है। और जो देख रहे हो सेंटर में न्यूक्लियस है, बेसिकली एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है ना, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। बेसिकली आपने थॉमसन देखा, अभी रदरफोर्ड देख रहे हैं, रदरफोर्ड के टाइम तक
इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड था, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड था। और अब जो बात हो रही है, अब जो बात हो रही है यहाँ से, तो यहाँ से फिर रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया कि न्यूक्लियस को भी उन्होंने बताया। इसके पहले तक लोग को न्यूक्लियस का पता नहीं था, लेकिन अभी जो बात रदरफोर्ड की कर रहे हैं, यहाँ से पता चला कि एटम में न्यूक्लियस भी होता है। देखो अभी बता देंगे कैसे। तो ये सब चीज जो होता है ना, अंतर ये जो देख रहे हो बीच में, ये होता है एटम का न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में ही आपके प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस में ही आपके पॉजिटिव चार्ज जो कि प्रोटॉन्स होते हैं। लेकिन थॉमसन क्या बोल रहा था भैया कि प्रोटॉन्स हर जगह है, लेकिन हर जगह नहीं है। यहाँ पे देखो उन्होंने क्या देखा कि जैसे मान लो यहाँ से हमारे अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, तो जैसे ही वो न्यूक्लियस के पास होंगे, न्यूक्लियस के नजदीक होंगे, तो ऐसा करके कुछ एंगल में रिफ्लेक्ट कर गए। यहाँ पे भी देखो न्यूक्लियस के पास वाले रे आए, मतलब एकदम न्यूक्लियस के स्ट्रेट लाइन में नहीं है, मतलब न्यूक्लियस ऐसा है, ऐसे नहीं एकदम स्ट्रेट लाइन में है, न्यूक्लियस से उससे थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा ऊपर अगर रे आएंगे तो रिफ्लेक्ट जा रहे हैं, अगर ऐसे आ रहे हैं तो ऐसे गए, ऐसे आ रहे हैं तो ऐसे गए, तो कुछ एंगल में डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये भी देखा रदरफोर्ड ने। तो देखने के बाद क्या बोला फिर, उन्होंने ये बोला कि इससे ये पता चल रहा है कि मींस पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस एंड वाज गिवन द नेम न्यूक्लियस। उन्होंने क्या बोला कि हमारे पॉजिटिव चार्ज हर जगह स्प्रेड नहीं है भैया, वो कुछ स्पेशल जगह पे ही है, एक छोटे से जगह पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, जो जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। कि न्यूक्लियस एक छोटा सा रीजन है, उसी के अंदर हमारे पॉजिटिव चार्ज जिनको प्रोटॉन्स कहते हैं वो प्रेजेंट है ना। लेकिन अगर हर जगह होता, जो कि थॉमसन बोल रहा था, तब तो ऐसा देखने को मिलता ही नहीं कि इतने सारे मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल स्टेट पास कर जाते हैं या डिफ्लेक्ट कर जाते हैं ना। मैक्सिमम तो आपके बाउंस बैक कर जाते हैं 180 डिग्री से, समझ रहे हो बात। और उन्होंने एक और क्या देखा, आउट ऑफ एवरी 12,000 अल्फा पार्टिकल्स अपीयर्ड टू रीबाउंड बाय 180 डिग्री। मतलब मैंने आपको बताया था ना कि 12,000 में से एक ही ऐसा पार्टिकल होगा अल्फा पार्टिकल का जो कि बाउंस बैक किया, समझ में आ रहे हो। 12,000 में से एक आधी अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो कि 180 डिग्री के लाइन में रिफ्लेक्ट किया, ऐसा ये देख रहे हो। जैसे यहाँ पे देखो, इसको देखो, रेड वाले को अल्फा पार्टिकल ऐसा आया, और चूंकि न्यूक्लियस में ये देखो, ये आपका न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस से टकराया सीधा सीधा, तो स्ट्रेट लाइन में ही बाउंस बैक कर गया। यहाँ भी देखो न्यूक्लियस से टकराया और स्ट्रेट लाइन में ही देखो पीछे की तरफ बाउंस बैक कर गया। तो जब उन्होंने ये चीज देखा कि अच्छा हमारे जो है 12,000 में से एक आध अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक कर रहे हैं 180 डिग्री के लाइन में, तो उन्होंने क्या बोला, इसका मतलब ये हो रहा है कि मास ऑफ गोल्ड एटम्स वेर कंसेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। ये तो पहले ही बोल रखा था कि जो उन्होंने बोला था कि हमारी जो न्यूक्लियस है वो सेंटर प्रेजेंट है और न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या बोल रहे हैं, वो जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर, वो बता रहे हैं कि न्यूक्लियस हमारा बहुत भारी है भैया। जिस न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन्स प्रेजेंट है वो न्यूक्लियस भारी है। ये कैसे बताया उन्होंने न्यूक्लियस भारी है, आप खुद देखो। हमारा जो है हीलियम, जो हम हीलियम जो अल्फा पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, वो तो खुद में ही बहुत भारी है। आपने क्या देखा कि प्रोटॉन्स के मुकाबले 4 गुना ज्यादा भारी होता है हमारी अल्फा पार्टिकल्स। आप खुद सोचो, अगर न्यूक्लियस में बस प्रोटॉन्स होता, तो क्या प्रोटॉन से टकरा के वापस आ पाता? वापस कब आएगा कोई चीज, जब एक चीज से दूसरा चीज टकरा के वापस कब आता है? जाहिर सी बात है कि ये जिससे टकरा रहा है, ये उसको इससे ज्यादा भारी होना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, इस मान लो यहाँ पे दीवार है, और दीवार से आप टकरा के वापस आ गए। मान लो कोई सी बाईसाइकिल है, दीवार से टकराई और पीछे की तरफ आ गई, तो जाहिर सी बात है कि दीवार की जो है वजन ज्यादा होगी, उसकी मास ज्यादा होगी साइकिल से, तभी तो टकरा के वापस आया, नहीं तो नहीं आ पाता। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि न्यूक्लियस की मास ज्यादा है अल्फा पार्टिकल से। अब मास कैसे ज्यादा है, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि प्रोटॉन के मास से ज्यादा भारी है हमारा अल्फा पार्टिकल। इसका मतलब न्यूक्लियस में बस प्रोटॉन नहीं है, क्योंकि बस प्रोटॉन होता तो प्रोटॉन की तो भैया मास कम होती है ना, प्रोटॉन की मास कम होती है अल्फा पार्टिकल से, अल्फा पार्टिकल 4 गुना ज्यादा भारी है। तो मतलब इससे ये पता चल रहा था कि हमारे जो है न्यूक्लियस में बस प्रोटॉन नहीं है, उसके साथ कुछ और भी है। और वो क्या है अभी पता नहीं चला है। देखो हम तो ये जानते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है, न्यूट्रॉन्स भी होता है, लेकिन अभी तक रदरफोर्ड के टाइम तक न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया था, प्रोटॉन डिस्कवर हो गया था, लेकिन उस समय तक न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। लेकिन ये एक हिंट था, लोग समझ रहे थे कि अच्छा न्यूक्लियस में कुछ और भी ऐसा है, कुछ और भी ऐसा है प्रोटॉन के साथ, लेकिन अभी तक वो नहीं पता चल रहा था कि क्या है। समझ रहे हो बात। तो आपने क्या देखा, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से जो बातें थॉमसन ने कही थी कि जो उसने वाटरमेलन का जो रखा था कंसेप्ट, वो गलत प्रूव हो गया था। समझ रहे हो बात। हाँ, अब देखो यहाँ पे, अब देखिए न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, ये बात रदरफोर्ड ने कही थी। रदरफोर्ड ने अपनी कुछ बात रखी एटम के ऊपर कि एटम कैसा दिखता है, तो इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, देखते हैं क्या कहा रदरफोर्ड ने। देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। ये बात उन्होंने कहा था कि एटम के सेंटर में, छोटे से रीजन में, सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। बेसिकली न्यूक्लियस में ना आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं। प्रोटॉन्स की चार्ज होती है पॉजिटिव, और जो न्यूट्रॉन्स होता है ना, उसकी कोई चार्ज नहीं होती, वो न्यूट्रल होता है भैया। तो अल्टीमेटली अगर बात करें तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या है, पॉजिटिव ही हुआ।
एक पॉजिटिव पार्टिकल, एक न्यूट्रल पार्टिकल। अल्टीमेटली ओवरऑल चार्ज की बात करते पूरा पूरा तो हमारे न्यूक्लियस पॉजिटिव ही है, समझ रहे हो बात। अब देखो और क्या बोला उन्होंने, नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। तो एटम की ज्यादातर मास जो है न्यूक्लियस में ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा भारी नहीं होता है। देखो न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स में क्या है ना, आपके इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं कंटिन्यूअसली। यहाँ पे देखो जैसे ये देखो ये हमारी न्यूक्लियस है, ये पूरा पूरा एटम बना रखा है मैंने, तो ये सेंटर में न्यूक्लियस है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और ये ऑर्बिट्स है आपके ऐसा ऐसा ऐसा, इनको ऑर्बिट्स या शेल भी बोलते हैं। और इन्हीं में आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व करते रहते हैं, इन्हीं में आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है कंटिन्यूअसली ऐसा 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 रिवॉल्व करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हल्का होता है, उसकी मास ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रोटॉन की मास की बात करें, वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भारी है। समझ में आ रहा है। अगर मैं बात करूं प्रोटॉन, प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना ज्यादा भारी है। क्या बोला मैंने, प्रोटॉन की मास इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना ज्यादा भारी है, बहुत भारी होता है प्रोटॉन। तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं कि एटम का मास कहाँ है, तो आप बोल सकते हैं कि एटम का ज्यादातर मास हमारे न्यूक्लियस में ही है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन है। समझ रहे हो मेरी बात। हाँ अब देखो यहाँ पे, अब और उन्होंने क्या बोला, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। उन्होंने ये भी बोला कि जो एटम का साइज है उसके मुकाबले न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है। क्योंकि एक्सपेरिमेंट करके देखा था, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो हमने किया था ना अल्फा पार्टिकल वाला, उसमें उनको पता चल गया था कि न्यूक्लियस छोटे से रीजन में प्रेजेंट है, हाँ भारी है लेकिन छोटे से रीजन में है, उसकी साइज एटम के मुकाबले बहुत छोटा है। अब बोलोगे कितना छोटा, तो आप देखो यहाँ पे क्या बोला गया, अगर साइज ऑफ एटम जो है, अगर एटम की साइज जो है 10 टू द पावर -10 मीटर हो, तो न्यूक्लियस की साइज 10 टू द पावर -15 मीटर होगी। मतलब आप देखो एटम जो है वो न्यूक्लियस से 10 टू द पावर 5 मीटर टाइम्स बड़ा है। 10 टू द 5 मतलब क्या, 1 लाख। मतलब एटम हमारी, एटम की साइज न्यूक्लियस से 1 लाख गुना बड़ी है। आपकी एनसीईआरटी में ऐसा भी दे रखा है कि अगर आप एटम के साइज को एक स्टेडियम समझ लो, एटम के साइज को एक क्रिकेट स्टेडियम समझ लो, और हमारे जो है न्यूक्लियस उसको आप क्रिकेट बॉल समझ लो, तो ऐसा है न्यूक्लियस अब क्रिकेट बॉल का साइज का है, और एटम जो है एक पूरा पूरा स्टेडियम है भैया। मतलब 1 लाख गुना बड़ा है एटम न्यूक्लियस से। एटम से न्यूक्लियस बहुत छोटा है, हाँ लेकिन भारी है ना, छोटा है लेकिन बहुत, वही बात है कि एटम का मैक्सिमम मास जो है वही होल्ड कर रखा है, क्योंकि प्रोटॉन बहुत भारी होता है भैया, न्यूट्रॉन तो हल्का होता है जो कि घूम रहा होता है ऑर्बिट में। समझ रहे हो मेरी बात। और एक चीज देखो क्या कहा रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल के, जो कि बहुत ही गजब था। ये चौथा पॉइंट देख रहे हो, याद है ना, बहुत गजब है। अच्छे से सुनो मेरी बात। यहाँ देखो, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन क्लोज्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। ये बात उन्होंने कैसे कही, ये बात उन्होंने कैसे कही, देखो इलेक्ट्रॉन उस समय तक डिस्कवर थी, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है ना वो डिस्कवर थी, हमारे हमारे जो है थॉमसन के टाइम में भी डिस्कवर थी। अभी तो उन्होंने बात कहा ना, थॉमसन ने भी जो मॉडल दिया अपना, उस समय तो उन्होंने बताया कि प्रोटॉन जो है हर जगह प्रेजेंट है, रेडिश पार्ट जो होता है वाटरमेलन का उस तरीके से, और सीड की तरह आपका इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो थॉमसन की टाइम की बात करें, रदरफोर्ड की टाइम की बात करें, ये बेसिकली 18th सेंचुरी का जो बात हो रही है, जो भी बात करें सब 18th सेंचुरी का है ना, 1800 सेंचुरी की बात हो रहा थी। उस समय आपने क्या देख रहे हो, डिस्कवर था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं था, न्यूट्रॉन बाद में डिस्कवर हुआ। तो कोई ऐसा कैसे बोल सकता है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, रदरफोर्ड ने ये कैसे कह दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है। सिंपली बोल देता कि एटम है, एटम में छोटे से पार्ट में हमारा वो हमारा प्रोटॉन है, और प्रोटॉन के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, जैसे उसने कहा था रदर, उसने यानी हमारी जो है थॉमसन ने कही थी, ये भी ऐसा ही बोल देता कि इलेक्ट्रॉन हमारा जो है प्रोटॉन बीच में है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, और उसके चारों तरफ जो है एम्बेडेड है हमारी क्या, इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये कैसे बोला, ये बात कैसे बोल दिया, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो नहीं देखा गया। एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो उसमें तो ये चीज नहीं दिखी गई है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में तो कैसे बता दिया, फिर मैं बता रहा हूँ कैसे बताया। देखो होता क्या है ना, देखो यहाँ आपको समझा दे रहे हैं। अगर बात करें हमारा प्रोटॉन, अगर न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस का चार्ज है पॉजिटिव, न्यूक्लियस का चार्ज होता है पॉजिटिव, और इसके बाहर यहाँ पे देख रहे हो ऐसे ऐसे ऑर्बिट्स बने हुए हैं, ऐसे ऐसे ऑर्बिट्स, इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज होती है नेगेटिव। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब इनके बीच में एक फोर्स काम करेगा जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेसिकली जब भी दो चार्ज के बीच में एक फोर्स काम कर रहा होता है तो ऐसी फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और चूंकि अट्रैक्शन वाला फोर्स है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ऐसा नहीं है कि आपका न्यूक्लियस जो है इसके पास जाके अट्रैक्ट हो जाएगा, नहीं, मतलब न्यूक्लियस काफी भारी है, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले न्यूक्लियस काफी भारी है, तो इसलिए क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास आके चिपक जाना चाहिए, इसके पास गिर जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है, आप बात समझो। जैसे हम सोलर सिस्टम की बात करें, हमारे सोलर सिस्टम में हमारा क्या है, बीच में सन है, जैसे बीच में सन है, उसके चारों ओर जो ऑर्बिट्स बने हुए हैं, इलिप्टिकल पाथ होता है ऑर्बिट का, और उसी ऑर्बिट में क्या है, हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहे हैं। अब आप देखो वहां पे भी तो सेम चीज है भैया, कि आपके प्लैनेट जो है वो आपको पता है कि प्लैनेट्स और सन, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होता है। देखो मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, थोड़ी फिजिक्स की बात करनी होगी मुझे, ठीक है, आप लेक्चर देखे आ जाना। तो बेसिकली क्या होता है ना, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होता है, किसमें, प्लैनेट्स और हमारे
सन के बीच में, तो वो भी तो लड़ जाने चाहिए। हमारे प्लैनेट्स जो है वो सन के पास आ जाने चाहिए थे, चूंकि अट्रैक्शन काम कर रहा है भैया, लेकिन वहां भी ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसको हमारा प्लैनेट या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसी और तरीके से यूज कर रहा है। किस तरीके से यूज कर रहा है? घूमने के लिए। हाँ, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है सर्कुलर मोशन करने के लिए। समझ में आ रहा है? इसलिए हमारी वो नहीं गिर रही है। और ये जो सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए काम कर रहा है ना, तो यहाँ पे जो फोर्स काम कर रहा होता है, सर्कुलर मोशन कर तो रहा है कि उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इस्तेमाल कर लिया सर्कुलर मोशन करने के लिए। जब सर्कुलर मोशन हो रहा होता है, तब इन दोनों के बीच में जो फोर्स काम कर रहा होता है ना, चाहे प्लैनेट और सन के बीच में बात करें या हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में बात करें, तो वहां पे काम कर रहा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सब बात कर रखा है मैंने, आप देख के आ जाना लेक्चर हमारी फिजिक्स का भी मैंने कर रखा है। तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स की मैंने बात की थी कि आप देखते हो कि एक धागे में मान लो मैंने क्या किया, पत्थर को बांध दिया, ऐसे 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 घुमा रहे हैं, तो आप देखते हो कि हम अंदर की तरफ खींच रहे होते हैं। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब घुमाते हैं ना भैया, तो अंदर की तरफ खींच रहे होते हो, फोर्स लगा रहे हैं अंदर की तरफ, लेकिन हमारे हाथ में नहीं आ रहा है। वो जो स्टोन है वो तो घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसका मतलब जब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस समय क्या है, अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, लेकिन वो अंदर आ नहीं रहा है, मतलब अंदर की तरफ फोर्स जो लग रहा है उसको इस्तेमाल कर रहा है सर्कुलर मोशन करने के लिए। समझ में आ रहा है ना बात? हाँ। तो यहाँ पे ये पता चला कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में नहीं है, क्योंकि अगर रेस्ट में होता तो वो आके कोलैप्स कर जाता न्यूक्लियस से और एटम्स डिस्ट्रॉय हो जाता। तो उसने ये सोचा रदरफोर्ड ने कि एटम तो डिस्ट्रॉय हो नहीं सकता, इसका मतलब एटम्स हमारी रुकी हुई नहीं है, एटम्स घूम रही है कंटिन्यूअसली, एटम्स हमारी कंटिन्यूअसली ऐसा 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 घूम रही है। समझ में आया कैसे बताया उसने ये बात? हाँ, तो यहाँ से बताया रदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग। अब देखो, अब देखते हैं यहाँ पे ड्रॉबैक। रदरफोर्ड, आप देख रहे हो कि रदरफोर्ड भैया सब कुछ तो सही बोल रहा है, उसने कुछ एक्स्ट्रा भी बात कर दी जो किसी ने सोची भी नहीं थी कि इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है। अच्छा अच्छा बात कहा उसने, लेकिन फिर भी रदरफोर्ड फेल कर गया। जिस तरीके से वहां थॉमसन फेल किया था उसका मॉडल, है ना, जिस जो उसने बताया था प्लम पुडिंग मॉडल, उसको फेल कर गया था, उस तरीके से यहाँ पे रदरफोर्ड भी फेल कर गए। कहा? देखो, रदरफोर्ड कुड नॉट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिट। आप देखो यहाँ पे जैसे हमारे ये एटम है, एटम में ये न्यूक्लियस है और इसके बाहर ये ऑर्बिट्स है भैया, है ना, ऐसे ऐसे करके ऑर्बिट्स बने, इसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो कितने, कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या बोला मैंने, कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये बात रदरफोर्ड नहीं कह पाए थे। उन्होंने बस ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, लेकिन कौन से ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये भी चीज फिक्स्ड होता है, पता है, दिखाएंगे आगे, ये चीज फिक्स्ड होता है। ये बात बोहर ने कही थी, इसके बाद बोहर देखने को है, उसने बता दिया था कि कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, ये बात रदरफोर्ड ने नहीं कही थी। तो यहाँ पे वो फेल कर गया एक तो ये। दूसरा, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। उसने एटम की स्टेबिलिटी पे भी बात नहीं किया। आप लोग सर उसने तो बता ही दिया, उसने तो बता ही दिया कि वो जब लगातार घूम रहा है तो इससे एटम स्टेबल है। मतलब अगर वो नहीं घूम रहा होता, रिवॉल्व नहीं कर रहा होता, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से कोलैप्स कर जाते, एटम डिस्ट्रॉय हो जाता। तो उसने तो स्टेबिलिटी एटम की तो बता ही दी ना कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कंटिन्यूअसली, इससे क्या है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से आके नहीं टकरा रहा है, तो एटम स्टेबल हो गया। नहीं भैया, उस समय तक, उससे पहले एक मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट थे, एक फिजिस्ट थे, क्या नाम था उनका? मैक्सवेल। देखो मैक्सवेल बहुत बड़े फिजिस्ट थे। उन्होंने क्या किया ना, जितना भी पढ़ते हो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पढ़ते हो, है ना, आप जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट वगैरह पढ़ते हो, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की बात थी, मैक्सिमम थ्योरी जो है मैक्सवेल ने दी थी। बहुत बड़े हमारे साइंटिस्ट थे, फिजिस्ट थे। उन्होंने क्या कहा था मैक्सवेल ने, बात पकड़ो। मैक्सवेल ने ये कहा था कि जब भी कोई एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल, मैं लिख दूं क्या? चलो लिख दे रहे हैं, यहाँ पे देख लो। व्हेनेवर एन एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल, जब भी कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, है ना, रिवॉल्व कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है? रिवॉल्व। तो वो क्या करता है कंटिन्यूअसली, वो क्या करता है इवेंचुअली ओवर द टाइम, क्या करता है? एनर्जी लूज करता है, या एनर्जी बोल सकते हो रेडिएट करता है। मैंने अच्छे से नहीं लिखा है, थोड़ा बहुत समझ लेना बात, क्योंकि समय नहीं ज्यादा लिखने का। तो क्या करता है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड होता है तो क्या करता है? एनर्जी रेडिएट करता है। मतलब बात समझ रहे हो? देखो एक्सेलरेटेड मतलब क्या, एक्सेलरेटेड मतलब उसमें एक्सेलरेशन होना। आप खुद सोचो, किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन कब होता है? जब उसकी वेलोसिटी चेंज करती है ओवर द टाइम। अब वेलोसिटी आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है, थोड़ा फिजिक्स की बात कर रहा हूँ थोड़ा सा। आपको आपको पता है कि हमारी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो यहाँ पे देख लो, जब आपकी बॉडी कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज कर रही है, और मान लो स्पीड उसका सेम है, मान लो उसका स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकंड कर दिए, तो उसका स्पीड तो सेम है, लेकिन आप देखो चूंकि उसकी हर पॉइंट डायरेक्शन चेंज कर रही है, इलेक्ट्रॉन की हर एक समय, हर एक सेकंड आपकी डायरेक्शन चेंज कर रही है। डायरेक्शन चेंज होने के कारण उसकी क्या हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई, और वेलोसिटी चेंज होने के कारण क्या हो गया, बॉडी में आ गया एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन बॉडी में तभी आ सकता है जब उसमें फोर्स लगा हो। समझ रहे हो? ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि बिना फोर्स लगे बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाए। हो सकता है वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या, कि समय के साथ उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहे बढ़ती रहे बढ़ती रहे, या हो सकता है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, मतलब समय के साथ वेलोसिटी कमता रहे कमता रहे कमता रहे, जिसको हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे इस पर। ठीक, समझ में आ रहा है बात? तो आपने क्या देखा कि एक्सेलरेशन लाने के लिए बॉडी में फोर्स लगाना जरूरी है।
फोर्स लगाना ज़रूरी है। तो आपने क्या देखा कि चलो एक्सेलरेशन बॉडी में है, उसपे तो फोर्स लग भी तो रहा है ना, कौन-सा फोर्स? अरे! उसपे तो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ, आपने देखा ना जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो उसपे अंदर की तरफ क्या है? न्यूक्लियस की तरफ जो है सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है जो कि उसको सर्कुलर मोशन देने में मदद कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो उसके वो बॉडी आपकी देखो एक्सेलरेटेड भी है, चार्ज्ड भी है। आपका इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है ना, इलेक्ट्रॉन चार्ज्ड भी है, एक्सेलरेटेड भी है, रिवॉल्व भी कर रहा है। इसका मतलब एनर्जी रेडिएट करेगा। एनर्जी रेडिएट मतलब एनर्जी लूज़ करेगा। अब आप देखो अगर आप खुद सोचो एनर्जी लूज करेगा तो करते एक पॉइंट पे आके एनर्जी खत्म हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। एक पॉइंट पे आके हमारी जो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली घूम रही है ऐसे ऐसे करके, तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, और जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी घूमते तो आके वो तब तो कोलैप्स कर जाएगा, तब तो आके गिर जाएगा, टकरा जाएगा ना। हाँ, तो ये बात मैक्सवेल ने कहा। तब लोगों ने रदरफोर्ड से पूछा कि बताओ भाई, मैक्सवेल ने ये बात कहा है, आपने तो बोल दिया चलो ठीक है कि इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। रिवॉल्व करते उसकी एनर्जी खत्म तो होगी एक पॉइंट पे जाके, और जब एनर्जी खत्म होगी तो इलेक्ट्रॉन तो फिर गिर तो जाएगा ना वापस। जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में आ जाएगा तो फिर तो एनर्जी खत्म भैया, आगे टकरा जाएगा, एटम खत्म, एटम डिस्ट्रॉय हो गया। तो आप जो बोल रहे हो कि एटम हमारा स्टेबल है, तो कैसे आप जस्टिफाई करो अपने आंसर को, जस्टिफाई कर पाओगे? तो रदरफोर्ड जस्टिफाई नहीं कर पाए। समझ में आ रहा है? तो रदरफोर्ड यहाँ फेल कर गए कि वो एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए। वहीं यहाँ पे बोला गया है कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। देखो आपके एनसीईआरटी में उतना डेप्थ में नहीं दिया हुआ है। देखो मैं जब भी लेक्चर करता हूँ ना, तो मैं एनसीईआरटी के बाहर बहुत कम ही जाता हूँ। ठीक है, मेरी आदत है। अब बाहर जाना जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में जितना दे रखा है उतना ही बात करता हूँ। मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर दिया थोड़ा आपको समझाने के लिए। कभी कभी क्या है ना, समझने के लिए कुछ चीजें सीख लो। मैं उतना ओवरलोड नहीं करता हूँ किसी को, जितना एनसीईआरटी में तो थोड़ा सा जो है 10-12% ही बताया एक्स्ट्रा, बाकी एनसीईआरटी से बाहर में निकलता ही नहीं हूँ। जितने भी टेक्स्ट आप देख रहे हो, मैंने जितने भी लेक्चर करते हैं जो पीपीटी में बनाता हूँ, उसमें एनसीईआरटी के ही टेक्स्ट रहते हैं, बाहर से कुछ नहीं डालता हूँ मैं, एनसीईआरटी के रहते हैं। हाँ, समझाने के लिए कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देता हूँ, और बाकी आपके टॉपिक के इर्द गिर्द में रहता हूँ, इतना आप समझ लो। तो जब भी मेरा लेक्चर देखो तो आपको एनसीईआरटी पढ़ो या ना पढ़ो उससे फर्क नहीं पड़ रहा होता। मेरा लेक्चर देख लो तो एनसीईआरटी पूरा कवर हो जाती है, मेरी गारंटी है। ऐसा पीपीटी बनाता हूँ, खुद बनाता हूँ मैं पीपीटी। समझ में आ रहा है? आगे देखो यहाँ पे। अब देखो, अब हमने समझ लिया कि चलो रदरफोर्ड ने जो है स्टेबिलिटी पे बात नहीं की, वो स्टेबिलिटी नहीं बता पाए। इसके बाद बोहर आए। देखो बोहर इसलिए आए ताकि वो क्या करे, रदरफोर्ड को जो है थोड़ा सपोर्ट दे पाए। बिल्कुल, देखो ऐसा नहीं है कि जो है रदरफोर्ड तो फेल कर गए, रदरफोर्ड का मॉडल फेल कर गया चूंकि वो स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए। साथ ही साथ एक ऑर्बिट मतलब एटम के जो ऑर्बिट्स होते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ये बात भी नहीं बता पाए। तो उनके सपोर्ट करने के लिए बोहर आए। बोहर उनके अच्छे दोस्त थे, तो बोहर, इनका पूरा नाम था नील बोहर। तो उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया कि एटम कैसा दिखता है। उन्होंने क्या बताया कि जो हमारी एटम है उसमें देखो ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट, तो उसी में क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे रदरफोर्ड ने क्या कहा था, रदरफोर्ड ने ये कहा था कि न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते। लेकिन ये बात इन्होंने भी कही, बोर भी बोल रहा है, आप सही बोल रहे हो रदरफोर्ड, कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं भी घूम रहा है, वो स्पेशल ऑर्बिट्स में ही घूम रहा है। मतलब ऐसे नहीं है कि आपको इलेक्ट्रॉन्स यहाँ घूमते हुए मिलेगा या यहाँ मिलेगा नहीं, आपको ऑर्बिट्स में ही घूमते हुए मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो कुछ स्पेशल रीजन्स है न्यूक्लियस के चारों ओर जहां पर आपको इलेक्ट्रॉन्स घूमते हुए मिलेंगे, हर जगह नहीं मिलेंगे। वही बात बोल रहे हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे यही बात बोल रहे हैं कि कुछ स्पेशल ऐसे ऑर्बिट्स हैं जिनको हम लोग बेसिकली शेल भी बोलते हैं, उसी में हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है कंटिन्यूअसली घूमते रहते हैं। अब देखो, वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। लो भैया लो, क्या हो गया ये? मैक्सवेल बोल रहे थे कि जब लगातार घूमता रहता है कोई चार्ज्ड पार्टिकल, जब एक्सेलरेटेड रहता है तो वो एनर्जी लूज करता है, एनर्जी लूज करता है। लेकिन यहाँ पे पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में घूम रहा है ना, उस ऑर्बिट के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है क्या बोला मैंने? ऑर्बिट में ही एनर्जी है। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसी ऑर्बिट में एनर्जी, वो एनर्जी कभी नहीं खत्म होता है। इलेक्ट्रॉन कितना ही तेजी से घूमता रहे, कितना भी तेजी से घूमे, उस ऑर्बिट में जितना एनर्जी वो फिक्स्ड है, वो एनर्जी कभी खत्म नहीं होने वाला है। अरे ऑर्बिट ऑर्बिट तो नहीं घूम रहा है ना भैया, ऑर्बिट तो फिक्स्ड है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मान लो एनर्जी खत्म हो भी जाए तो ऑर्बिट से ले लेगा, फिर इलेक्ट्रॉन का घूमते घूमते एनर्जी खत्म हो जाए फिर ऑर्बिट से ले लेगा। चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज, चार्ज हो रहा है फिर डिस्चार्ज हो रहा है। समझ रहे बात मेरी? तो ऑर्बिट के पास एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन के पास नहीं। इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत एनर्जी ले भी रहा है, खत्म हो भी जा रहा है, तो वापस से ऑर्बिट से ले ले रहा है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स घूमता रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? यहाँ से फिर बोहर ने उसको सपोर्ट कर दिया। किसको सपोर्ट किया? अपने प्यारे दोस्त को, अपने प्यारे मित्र को, है ना? क्या बोला उसने कि वो जब आप उन्होंने ये देखो मैक्सवेल को गलत नहीं बता रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि मैक्सवेल आप सही हो। आप जो बोल रहे हैं कि जब भी कोई पार्टिकल घूमता रहता है कंटिन्यूअसली तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, ये बात सही है, मैक्सवेल गलत नहीं थे। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे उनको एनर्जी लगातार मिल रहा है, सप्लाई कंटिन्यूअसली मिल रहा है उनको ऑर्बिट से, जो कि ऑर्बिट के पास जो है फिक्स्ड एनर्जी होती है। तो आपको मैं बता दूं एक बात, जो हमारे ऑर्बिट्स होते हैं ना, जो जो
जो फर्स्ट वाला ऑर्बिट होता है, इसका बोहर ने नाम भी दिया, उन्होंने ऑर्बिट्स के नाम भी दिए। जो फर्स्ट ऑर्बिट है उन्होंने इसको के ऑर्बिट बोला या के शेल बोला, क्या बोला? के शेल। सेकंड वाले को बोला एल शेल। बेसिकली अल्फाबेटिकली जाओ तो के एल, उसके बाद क्या आ जाएगा एम, उसके बाद क्या आ जाएगा एन। समझ में आ रहा है? अल्फाबेटिकली गए तो उन्होंने ये बात कही, और उन्होंने क्या कही, जो हमारी जो बेसिकली न्यूक्लियस के जितने करीब जो ऑर्बिट होगा उसके पास एनर्जी उतना ही कम होगा। कहने का मतलब जितना आप बाहर की तरफ निकलोगे, जितना आप न्यूक्लियस से बाहर की तरफ आओगे, उतनी ऑर्बिट्स की एनर्जी ज्यादा होते जाएगी। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सबसे ज्यादा एनर्जी जो है, अगर यहाँ पे बेसिकली देखो ऑर्बिट्स तो बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक दो तीन चार ऑर्बिट्स की बात करें तो इन चारों ऑर्बिट में सबसे ज्यादा एनर्जी होगा एन के पास, उसके बाद होगा एम के पास, उसके बाद एल के पास, सबसे कम होगा हमारी एनर्जी के पास। समझ रहे हो? जैसे जैसे बाहर आओगे तो हमारी ऑर्बिट्स की एनर्जी बढ़ते रहती है। ठीक है, और ये ऑर्बिट फिक्स्ड रहती है कि फर्स्ट जो हमारा की ऑर्बिट है उसमें इतना एनर्जी है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। जो एल ऑर्बिट है उसमें इतना एनर्जी है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला। उसने हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितना ही घूमते रहे, वो एनर्जी रेडिएट करते रहे, वापस एनर्जी ले लेगा ऑर्बिट। समझ रहे बात मेरी? हाँ। अब देखो यहाँ पे तो वही बात यहाँ पे कहा गया है, द ऑर्बिट्स और शेल आर कॉल्ड एनर्जी लेवल। जो ऑर्बिट्स है उनको या तो ऑर्बिट बोलो, शेल बोलो, एनर्जी लेवल बातें की है। ठीक है, उनको उन्होंने क्या नाम दिया? के एल एम एन, या बेसिकली एन इज इक्वल टू 1 2 3 4। एन यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ शेल। तो फर्स्ट वाला अगर एन की वैल्यू 1 हो तो वो के शेल होगा, एन की वैल्यू 2 हो तो एल शेल होगा, एन की वैल्यू 3 तो ऐसे कर। समझ रहे हो बात? और देखो और क्या बोला, जो एनर्जी लेवल है जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से बाहर जाओगे वो बढ़ते रहेगी बढ़ते रहेगी बढ़ते रहेगी। ठीक है, अब देखो तो आपने क्या देखा कि अच्छा इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा होता है ऑर्बिट्स में तो वो एनर्जी को लूज नहीं करता है, लूज नहीं करता है एनर्जी को जब वो घूम रहा होता है। हाँ, एक तरीका है कि वो एनर्जी लूज कर दे, क्या? जब हमारी इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जंप करे, तब जाके वो हो सकता है एनर्जी लूज करे या एनर्जी गेन करे। जैसे आप यहाँ पे खुद देखो, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन्स हमारी फर्स्ट शेल में है, उसको फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्योंकि सेकंड शेल की एनर्जी ज्यादा है तो जाहिर सी बात है उसको एनर्जी लेना पड़ेगा, उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तब वो जा सकता है। या मान लो अगर वो सेकंड शेल में है, सेकंड शेल से उसको फर्स्ट शेल में आना है तो फर्स्ट शेल की एनर्जी कम है, और जब वो सेकंड शेल में था उसके पास एनर्जी ज्यादा था, तो उसको ज्यादा एनर्जी वाले से कम एनर्जी में आना है तो यहाँ पे क्या करेगा? इस बार वो एनर्जी रेडिएट करेगा, बाहर निकाल देगा। तो आपने क्या देखा? हाँ, एनर्जी रेडिएट करता है इलेक्ट्रॉन, एब्जॉर्ब भी करता है, लेकिन कब? जब वो जंप कर रहा हो, एक शेल से दूसरे शेल में जा रहा हो, तभी वो एनर्जी रेडिएट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन इसके अलावा जब वो कंटिन्यूअसली घूम रहा होता है, कंटिन्यूअसली घूम रहा होता है, तो उससे ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना एनर्जी रेडिएट करता है। समझ रहे बात मेरी? हाँ, यहीं पे है। ठीक है, यहीं पे और तो कुछ यहाँ देखने को है नहीं, बिल्कुल इतना ही रखते हैं। देखो बोहर की मॉडल भी 100% सही नहीं थी, यहाँ इसमें भी कुछ गलतियां थी, लेकिन आपको 9th लेवल पे नहीं दिखना है। 11th में आ जाओ, मैं मिलूंगा आपको। 9th के बाद मैं 10th का भी लेक्चर लाऊंगा, 11th का भी लाऊंगा, हम लोग साथ में रहेंगे। क्लास ऑक्साइड बहुत आगे जाने वाला है, मैं रहने वाला हूँ आपके साथ। ठीक है ना? उसमें देखने वाले हैं, बोहर को समझेंगे कि बोहर की क्या गलती रही। अभी देखने को नहीं है तो रहने देते, इतना ही लेक्चर को यहीं पेंट करते हैं। तो हमने क्या किया सेकंड पार्ट के अंदर, सेकंड लेक्चर की, इसके पहले तो हमने देखा था कि किस तरह की डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की। आज देखा मॉडल के ऊपर, थॉमसन ने क्या बात की कि एटम कैसा दिखता है, को वहाँ फेल कर गए वो। फिर रदरफोर्ड आए, उन्होंने कुछ अपना पॉइंट रखा, कुछ बात रखी, वो भी फेल कर गए। फिर बोहर आए, बोहर के मॉडल को समझे तो यहाँ कुछ बात जो है सही देखने को लगी हमको। यहीं पे लेक्चर को एंड करते हैं। होप आपको पसंद आया हो। लेक्चर दबा के शेयर करो सारे दोस्तों में। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद।